एक देश जो अपने कल्चर, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स और वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिटी डमस्कस के लिए जाना जाता था, आज वो देश अपने यहाँ सिविल वॉर, टेररिज्म और डिस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। इमेजिन कीजिए, जहाँ आपने जन्म लिया, अपना पूरा बचपन गुजार दिया, उसकी हालत किसी नर्क से भी बदतर हो जाए। जहाँ अपने ही अपनों को मारने के लिए दौड़ने लगे तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीरिया की। सीरिया के अलीपो शहर में 1,35,501 मौतें हो चुकी हैं। 35,000 से ज़्यादा इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। 6 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स को कम्प्लीटली डैमेज कर दिया गया। 2 लाख से ज़्यादा मिसिंग रिपोर्ट्स हैं। सीरिया की इस हालत के पीछे सबसे प्रमुख कारण है एक निर्दयी शासक की क्रूरता और उसकी गद्दी ना छोड़ने की जिद। संप्रदायवाद, वेस्ट और मिडल ईस्ट कंट्रीज की दखल अंदाजी, सिया सुन्नी के बीच गर्मा गर्मी, खुर्दों, रेबल्स और ISIS के बीच की लड़ाई। सीरिया को फ्रांस से आज़ादी 17 अप्रैल 1946 को मिली, जिसके तुरंत ही बाद हाफिज अल असद को सीरिया का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया। कुछ टाइम तक तो सब सही चला, पर अचानक से हाफिज ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए और सामने आया एक क्रूर शासक के रूप में। हाफिज के 2 बेटे थे, बशीर अल असद और बशर अल असद। बशर को तो बचपन से ही राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो लंदन चला गया अपनी मेडिसिन की पढ़ाई के लिए। बशीर की मौत के बाद हाफिज अल असद ने अपने बेटे बशर को वापस बुला लिया और उसे बिना पूछे उसे राजनीति की आग में झोंक दिया। 17 जुलाई 2000 हाफिज अल असद की अचानक मौत के बाद बशर को उसके पिता की गद्दी मिल जाती है और बनता है वो नया राष्ट्रपति। अवाम काफ़ी खुश थी, क्योंकि बशर अल असद ने वादा किया था कि वो इस तानाशाही को ख़त्म करेगा, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। बशर ने तो पावर के लालच में अपने ही लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो बात थी 2010 की, जब टूनेशिया के एक आदमी ने सरकार की तानाशाही से तंग आकर खुद को आग लगा ली। ये चीज़ एक विद्रोह में तब्दील हो गई। इस विद्रोह की चिंगारी इजिप्ट, सीरिया, टूनेशिया, इराक और यमन में एक आग बन के उठी, जिसे कहा गया अरब स्प्रिंग, जिसका मतलब था अरब का आंदोलन। 2011 आते आते यह स्थिति इतनी बिगड़ गई कि शुरुआत होती है गृह युद्ध की, यानी सिविल वॉर। लोग बड़ी तादाद में सड़कों पे उतर आए और उनका एक ही नारा था कि उन्हें आज़ादी चाहिए, जिसके चलते इजिप्ट में हस्नी मुबारक, यमन में अली सलेह और टूनेशिया में अबिदीन बिन अली ने अपनी पोजीशन छोड़ दी। पर इसका बसर पे कोई असर नहीं पड़ा। लोगों का गुस्सा और बढ़ गया जब दारा के स्कूल में 4 बच्चों को स्कूल की दीवार पे ग्राफिटी बनाने के लिए अरेस्ट कर दिया गया। दरअसल उन्होंने कुछ स्लोगन लिखे थे। उन्होंने लिखा था, अब तुम्हारी बारी डॉक्टर। इसमें डॉक्टर का मतलब था बशर अल असद। जब काफ़ी टाइम तक उन लोगों को रिलीज नहीं किया गया तो लोग सड़क पर उतर आए। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, आर्मी एंड वी आर वन, जिसका मतलब था आर्मी और हम एक हैं। शुरुआत में 2-4 लोगों की मौत हुई, पर इससे आंदोलन नहीं रुका। ये देखते हुए आर्मी ने फायरिंग शुरू कर दी और हर तरफ हो रहा था कत्लेआम। इस चीज़ का असर सिर्फ आम जनता पे ही नहीं, आर्मी पे भी पड़ा। आर्मी के कई ऑफिसर्स ने बगावत कर दी और आम जनता के साथ मिलकर जुलाई 2011 को शुरुआत की फ्री सीरियन आर्मी की, जिसका एक ही मकसद था, बशर की तानाशाही को ख़त्म करना और देश को एक नई दिशा देना। इसका फ़ायदा कई मिडल ईस्ट कंट्री और वेस्टर्न कंट्रीज ने भी उठाया। मिडल ईस्ट क्राइसिस की तरह ही सीरिया में भी सिविल वॉर का कारण यही कंट्रीज थी। साल था 2012। रोजावा, जिसे नॉर्थ सीरिया भी कहा जाता है, वहाँ खुर्दों ने असद के खिलाफ मोर्चा बांध दिया था। क्योंकि असद सरकार ने खुर्दों को नागरिकता देने से मना कर दिया था, देखते ही देखते ये विवाद सिया सुन्नी विवाद बन गया। जहां सुन्नी मुल्क रेबल्स की मदद कर रहे थे, तो वहां शिया मुल्क असद गवर्नमेंट के समर्थन में थे। अप्रैल 2013 एक आतंकी संगठन की शुरुआत होती है, ISIS, जिसका पूरा नाम था इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। ISIS का मेन मकसद था ईरान और इराक के सुन्नी इलाकों को इस्लामिक स्टेट बनाना। उनका दावा था कि इसके अंदर इराक के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज के काफ़ी सारे फाइटर्स शामिल थे। हज़ारों की तादाद में अरब देशों और अमेरिकन से भी काफ़ी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। अब लोग बागी हो चुके थे। लोगों ने भी आर्मी को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया।
जब बाहर रह रहे सीरियन लोगों को इस बात का पता चला तो वो हजारों की तादाद में वापस लौट आए और इस आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। असद के पास पुतिन और ईरानियन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था। इन्हीं दो देशों की सपोर्ट से असद बार बार विद्रोह को दबाने में कामयाब हो रहा था। रशिया का अपना फायदा था। रशिया का सीरिया में एक नेवल और एक मिलिट्री बेस है, इसीलिए पुतिन हमेशा असद की सपोर्ट में नजर आते हैं। रशिया ने 2015 से ही सीरिया में एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था। अब ये देखते ईरान भी कहां पीछे हटने वाला था। ईरान हैव डिप्लॉयड हंड्रेड्स ऑफ ट्रूप्स एंड स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर टू हेल्प असद। कितने ही सिया मुस्लिम वेल ट्रेन मिलिट्री मैन्स को सीरिया में जगह दी गई। ज़्यादातर ये लोग लेबनान की हिजबुल्लाह मूवमेंट के पार्ट थे। तारीख थी 22 अगस्त 2013। उमेर और उसका दोस्त मोहम्मद आसिफ आज काफ़ी खुश थे क्योंकि आज उनके स्कूल का आखिरी दिन था और आज वो यही बात कर रहे थे कि अब वो भी डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। उमेर और हाफिज दोनों 17 साल के थे। उमेर का 15 साल का भाई मोहम्मद भी उन्हीं के अलीपो के इकरा स्कूल में पढ़ता था। अचानक से खुशी का माहौल दुख में बदल गया। हर तरफ धमाके की आवाज़ आ रही थी। आर्मी ने एयर जेट से बमबारी शुरू कर दी। उन 15-17 साल के मासूम बच्चों को तो पता भी नहीं था आखिर हो क्या रहा है। कुछ बच्चों ने वहीं पे दम तोड़ दिए और कुछ बच्चे हॉस्पिटल भी ना पहुंच पाए। उन तीनों को भी हॉस्पिटल ले जाया गया। तीनों जख्मी हालत में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तीनों की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था और मोहम्मद ने हॉस्पिटल पहुंचते ही अपने दम तोड़ दिए। वो आखिरी दिन था जब उमेर ने अपने भाई मोहम्मद को देखा था। उसके बाद उमेर ने भी सीरिया छोड़ दिया, पर मोहम्मद आसिफ आज भी वहीं पे है और वो भी सीरिया छोड़ना चाहता है। जब भी मैं उस सड़क से गुजरता हूँ मुझे वो दिन याद आ जाता है। हम कह रहे थे कि अब स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब हम डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, लेकिन हम अपने सपनों का एक छोटा सा हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाए हैं। ये कहानी किसी एक उमेर या किसी एक मोहम्मद की नहीं है। ये कहानी हर उस उमेर, हर उस मोहम्मद की है जिसने इस गृह युद्ध में किसी न किसी अपने को खो दिया। इन लोगों का दर्द और तकलीफ बयां भी नहीं किया जा सकता। असद गवर्नमेंट की जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है रशिया और ईरान। 2016 में फिलिप हैमंड जो कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक बयान दिया, देयर इज ओनली वन मैन ऑन दिस प्लेनेट हु कैन एंड द सीरियन सिविल वॉर विद अ सिंगल फोन कॉल एंड दैट इज मिस्टर पुतिन। जिसका मतलब था इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो सिविल वॉर को रुकवा सकता है, वो है मिस्टर पुतिन। ये बयान काफी कंट्रोवर्शियल था पर था सच। बात है 2016 के दिसंबर की, जब अलीपो शहर में जंग की शुरुआत होती है। एक तरफ थी सीरियन गवर्नमेंट और दूसरी तरफ थी फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी। इसमें सीरियन गवर्नमेंट को हेल्प रशिया और ईरान कर रहा था, वहीं डेमोक्रेटिक फोर्स को हेल्प यूएसए कर रहा था। 2016 के अंत तक असद गवर्नमेंट ने अलीपो को पूरी तरह अपने काबू में ले लिया। सीरिया का ज्यादातर हिस्सा असद गवर्नमेंट के पास है, बाकी बचा कुचा जिहादी, रेबल्स, मिलिटेंट्स और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने कब्जा रखा है। 2017 की, जब सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने यूएस की मदद से राका को अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल राका सिटी आईएसआईएस का गढ़ माना जाता था और यहीं से वो पूरे सीरिया को कंट्रोल करता था। 2018 में असद गवर्नमेंट पे ये एलिगेशंस लगे कि वो इलीगल केमिकल वेपन्स यूज करता है अपने ही लोगों के खिलाफ। 26 मई 2011 को सीरिया में दोबारा से इलेक्शन होते हैं। इस बार असद के खिलाफ दो लोग खड़े थे, अब्दुल्ला सलम और मोहम्मद अहमद मारी, और अशर फिर से जीत जाता है। पर लोगों का कहना था कि ये इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं थे क्योंकि आधे से ज़्यादा वोटर्स ने तो वोट डाले ही नहीं थे। पर 90% के मार्जिन से असद फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाता है। इससे कुछ खास फर्क तो पड़ा नहीं, पर आज भी हालात वैसे ही हैं। सीरिया की इस हालत के पीछे जितना जिम्मेदार असद गवर्नमेंट है, उतनी ही मिडल ईस्ट कंट्रीज और वेस्ट की कुछ कंट्रीज भी हैं। मीडिया का भी कुछ खास रोल रहा नहीं सीरिया की मदद में। मीडिया भी सीरिया को तभी दिखाता है जब या तो कोई अटैक हो या फिर कोई वेपन टेस्ट। चलिए बात करते हैं सीरिया के लोगों के बारे में। भले ही आज हालात बहुत खराब हैं, पर आज भी लोगों ने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा।
हम लोग भी सीरिया के लिए कुछ खास कर तो नहीं सकते, पर हम कर सकते हैं तो सिर्फ प्रार्थना कि जल्द ही सीरिया में सब कुछ सही हो और लोग वापस से अच्छी जिंदगी जीना शुरू करें।